किला 25 करोड़ का हो गया, 50 करोड़ का हो गया, 100 करोड़ का हो गया। और ज़मीन जिस पिछे हमारे बाबिया ने अपना सारा कुछ दा पर लाया था, उसमें बेचने की खुशी के विच लोग भंगड़े पा रहे हैं। मैं थोड़ा देर पहला जब ऐलान होया था भी राजपुर के नेड़े एक स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, उधर चलेगा अपना पिंडा में, बंदे भंगड़े पा रहे, खुश हो रहे कि हमारी ज़मीन बिकेगी। ज़मीन गई तो हमें गए, क्योंकि ज़मीन ही सब कुछ है। ज़मीन और जबान दो चीज़ां जिन्होंने पंजाब के अंक पैदा हुआ, गैप पैदा हुआ, तो दोनों ये हमारे दुश्मन जोड़े हैं तबाह कर लगे हैं और हमारे बंदे खुश हो रहे हैं। फिर ज़मीन ही कली ज़मीन पर MSP का रौला है, किसानी घोल है, बड़े मसले हैं। ये सारी चीज़ां असल में जी अपन लगा भी उरे से पैदा हो रही हैं, बहुत दूर जाकर लंबी एक लड़ी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जुड़ा। सो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर अपन ने पहले भी बात करी थी, डॉक्टर दविंद्र बलारे ने की कह कि वो हिंदुस्तान के सारी जगह जा जाकर लोगों को दस रहे हैं भी आने वाला समा कितना खतरनाक होएगा, तो बहुत बड़ी गुलामी के लिए बद रहे हैं। जिसे मुद्दे पर अगर फिर बातें करेंगे, जो मेरी गैर है डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्ते मंजित भाई। मैं सरकारी नौकरी करते रहे। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में था मैं, 8 साल मैंने नौकरी करी, फिर छड़ दी, फिर छोड़ दी। स्कूल टीचर था मैं। अच्छा, हरियाणा में। अच्छा। हाँ, मैं नौकरी छड़ के काम कर रहे लोगों को दसड़ेगा भी था। नहीं, नौकरी छोड़ के तो मैं करने लगा था कुछ और। बेसिकली नौकरी करते हुए मुझे ये समझ में आया था कि टीचर्स के माध्यम से स्कूलों को बेचा जा रहा है असल में। वहाँ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जब बनाई ना, तो मैंने डिपार्टमेंट के अंदर एक क्वेश्चन रेज किया कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो मेंबर है और प्रधान है, वो वहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का पिता होना चाहिए या माता होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि वो तो सारे गरीब लोग हैं, तो उन लोगों को तो इतनी समझ नहीं है कि स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए। अगर तुम वाकई में इसका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कोई बनाना चाहते हो, तो या तो गांव से कोई रिटायर्ड फौजी या कोई पढ़ा लिखा आदमी या कोई जो चीजों को समझता हो, ऐसे व्यक्ति को प्रधान बनाओ ताकि वो समझे कि चीज क्या है। तो मेरे को फिर मेरे BO DO ने बिठा दिया था कि ज्यादा शाना नहीं बना करते, जो आ रहा है ऑर्डर वही मानना होता है। फिर मैंने देखा कि कुछ स्कूलों के अंदर टीचर्स क्या करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के नाम पर कोई अपने आप प्रस्ताव पास कर लेते हैं, प्रधान जी को बुला के रसगुल्ले खिला देते हैं, चाय पिला देते हैं, प्रधान जी को 500 रुपये पकड़ा देते हैं। वो दिहाड़ी वाला आदमी कहता है कि मैं दिहाड़ी करता हूँ, मैं क्यों आऊँ आज मीटिंग में। वो कहता है दिहाड़ी तेरे को हम दे देंगे। तो टीचर वहां से दिहाड़ी दे के उसको भेज देता है और जिस मर्जी कागज पे साइन करा लेता है। इसी चीज का खामियाजा आने वाले टाइम में स्कूल को भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि मैं एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज तो है बच्चों की भलाई के लिए काम करना, और असल में बच्चों की और गांव की और स्कूल की बर्बादी कर रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नौकर हूं और आदेश ऊपर से आता है। उनकी मर्जी के टैबलेट खिलाना, उनकी मर्जी के इंजेक्शन लगवाना, उनकी मर्जी का सिलेबस कराना। इसमें आप अगर स्कूल में जाकर आप पता करोगे ना, टीचर्स का इंटरव्यू लोगे, ऊपर से आदेश आता है आज दोपहर को इतना पढ़ा करके टैबलेट में अपलोड करना है। अब उन बच्चों का सामने खेलने का मन हो, बाय चांस मूड उस दिन सर्दी का, और हम कहते हैं कि क्योंकि देखो टीचर का काम है बच्चों के साथ रैपो बना के रखना। भाई आज ना सर्दी बहुत है, चलो आज तो लोहड़ी जलाएंगे, आज तो चलो मूंगफली खाएंगे, सारे जने ला करके बच्चे से जुड़ गए। फिर वो जितना काम आज का पेंडिंग हुआ है अगले दिन बच्चे को अगर फालतू भी पढ़ाओगे तो वो आराम से पढ़ लेंगे। ये टीचर को मालूम होना चाहिए। फिर टीचर, मेरे जहां तक मैंने समझा कि भाई टीचर का काम एक बगावती इंसान के तौर पे होना रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि सत्ताएं हमेशा काबू करने का काम करती हैं और हमें बच्चों को आजादी सिखानी है। अगर बच्चों को आजादी सिखानी है तो टीचर के अंदर आजादी होना बड़ा जरूरी है। और अगर मैं वहां रह करके अगर अपनी मर्जी से पढ़ा नहीं सकता, अपनी मर्जी से मैं कोई चीज खरीद नहीं सकता। अब डायरेक्टरेट ऑफिस से सामान गया, वहां कुर्सी मेज गई, बोले जी ये भेजिए ऊपर से, मैं रख दो। बोले चेक पे साइन करो, साइन मैं क्यों करूं? बोले जी ये तो खरीदारी तो आप नहीं करी है, उन्होंने तो सिर्फ भेजी है। अच्छा ये 250 रुपए की कुर्सी 2500 3000 रुपए में बेच रहे हो मेरे को और साइन मेरे हो रहे हैं, मैं ये काम नहीं करता। तो डिपार्टमेंट मेरे को नो ड्यूज उसका क्या नाम शोकोज नोटिस भेज देता है कि आपने बदतमीजी क्यों की फोन पर दफ्तर अफसर के साथ। मैंने कहा मैंने बदतमीजी नहीं करी, मैंने ये पूछा था जब खरीदा तुमने है तो पेमेंट तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। तो मतलब क्या है कि भ्रष्टाचार को लेकर के देख लो, आप बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने को लेकर के देख लो, अलग अलग मुद्दों के ऊपर जब ये देखा मैंने कि एक सरकारी स्कूल में अगर सरकारी आदेश का पालन करते हुए मैं अगर चुपचाप काम कर रहा हूं तो अल्टीमेटली मैं अपने स्कूल और अपने गांव और अपने बच्चों को बर्बाद कर रहा हूं। तो ये मैं नहीं कर सकता। ये सोच करके मैंने सोचा कि मतलब मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, एक टीचर के ऊपर
मतलब मैं अपनी सारी सैलरी लगभग सारी सैलरी बच्चों पे खर्च करता था, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता था, यूके, यूएस, शिकागो, लंदन। अभी तो लोगों को अब पता चला 2020 में कि ऑनलाइन भी कुछ होती है। मैं वहाँ अमेरिका में सन 2000 से पढ़ा रहा था, तो वहां पे पर सेकंड पैसा मिलता था मुझे डॉलर्स में, मतलब जितने बच्चे लॉग इन है उसके हिसाब से मीटर चलता था, ऊपर के इतने सेकंड के इतने डॉलर हो गए। मैं इसलिए क्या करता था, अपनी सैलरी को लगभग वहीं पर कि यहाँ गरीब बच्चे हैं तो इनकी एजुकेशन में जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है, ऊपर से ग्रांट ना आए तो वो कर देता हूँ। तो अपनी अकड़ में रहता था। उस अकड़ में मतलब एक आदमी ने, जिसको मैंने एंडोर्स नहीं किया, जिसको मैंने ठीक से बात नहीं की, उसने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया वो लगाया कि मिड डे मील खाता है। ठीक है। मतलब मैंने एक उस दिन मैं ये सोचा, मैंने सरपंच को बुलाया गांव के, मैंने कहा सरपंच साहब कोई दिक्कत है? बोला ना जी। जब मैं गया ना तो मेरे स्कूल में लगभग 60-65 बच्चे थे, तो रिकॉर्ड है सरकारी। और जब मैं आया 250-300 बच्चा था। वहां का प्राइवेट स्कूल का टीचर मेरे को ये बोलता था, मालिक, कि डॉक्टर साहब थोड़ा हल्का हाथ रखो यार, हमारे बच्चे सारे सरकारी में जाने लग गए हैं। मैंने कहा जी मैं तो यही काम करने आया हूँ, मैं तो करता ही हूँ। फिर मतलब कि ना जी इतना भी वो ना करो कि लोग आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करने लग जाएं। तो अच्छा भाई और क्या करूं भाई, मेरा तो टीचर का तो काम ही है। अब फिर जब मैंने उस चीज को देखा कि यार मान लो आपने 25-30 साल इस डिपार्टमेंट को 40 साल दे भी दिए, और जिंदगी के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर जाकर आखिरी साल में किसी ने फिर से एक ऐसा आरोप लगा दिया कि तुमने किसी का पैसा खाया है, बच्चों का मिड डे मील खाया है, तो मतलब मुझे लगता है सारे करे कराए पे पानी फिर जाएगा। और जितने बच्चों को मैं इधर तैयार कर रहा हूँ बड़े होकर के वो फिर बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं क्योंकि कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था कि जो चेंज ला रहा हो समाज में, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ना ही बेहतर समझा। और मेरी रिसर्च थी कि मैं 3 साल के बच्चे से लेकर किसी भी इंसान को ये बता सकता हूँ कि इस बच्चे के पास कैसा दिमाग है, तो ये परमात्मा ने किस तरह के काम करने के लिए पैदा किया है। तो मैं अपने उस चीज का यूज करता था, अपने अधिकारियों को भी बताता, अपने साथ के टीचर्स को भी बताता, पर कोई किसी को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने फिर इसको प्रैक्टिकल कि मैं करके दिखाऊंगा, तब मैं इस काम पे लगा। और जब इस पे मैं लगा, मैंने प्रूव कर दिया, क्लासरूम कंडीशन में साबित कर दिया कि सब बच्चे 100 ले सकते हैं नंबर, तब एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं केवल अमीरों के लिए काम कर रहा हूं। और ये एजुकेशन सिस्टम असल में हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कुल मिलाकर के चंद बच्चों को नौकरी तो दे रहा है, जिंदगी उनको भी नहीं दे रहा। मतलब कमाल की बात यह है कि आप अपने समाज में दौड़ोगे ना, ये इतनी बड़ी टावर है जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ इतने सारे दफ्तर हैं, आप अभी सर्वे करने लग जाओ एक जर्नलिस्ट के तौर पे, अगर देखोगे तो सारे के सारे नौजवान जितने यहाँ नौकरी करते हैं, सारे कह रहा हूं मैं, टोटल A to Z 100%, कोई भी अपने स्कूल में कभी नहीं सोचा था कि मैंने इस कंपनी में ये काम करना है। बिल्कुल। नंबर 2, कोई भी आदमी यहाँ पर बाय चॉइस नहीं आया है, बाय चांस आया है। अब जो आदमी अपनी जिंदगी में जो महत्वपूर्ण काम है, सोने के अलावा सबसे ज्यादा समय आदमी अपने काम पे लगाता है, अगर उसका काम उसकी पसंद का नहीं है तो उसके अंदर एक अजीब किस्म की फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगी। और वो फ्रस्ट्रेशन फिर वो घर पे निकलेगी, बच्चों पे, पत्नी पे, तो रिश्ते भी खराब होंगे, समाज भी खराब होगा, अपराध भी बढ़ेगा, नशा भी बढ़ेगा। और ये बात उसको मालूम थी, साइकोलॉजिस्ट को। और मुझे ये बात तब समझ में आने लगी 2016 में, मतलब मुझे ये समझ में आने लगी कि क्या सिस्टम को नहीं पता है? हाँ, सिस्टम को पता है। जब सिस्टम से बात करने जाते हैं तो फिर हम थोड़ी बहुत रिसर्च करने लगते हैं कि यार किस आदमी ने किस थ्योरी के ऊपर कब क्या बोला है, और जब उसने बोला है तो फिर उसके ऊपर एक्शन क्या हुआ है, तो पता चलता है कि एक्शन कोई हुआ ही नहीं है। इतना बड़ा खेल समझ में आने के बाद और फिर मैंने देखा कि भाई ये पूरा एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। तो मैं पीएमओ गया मैं 2015 में, जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लॉन्चिंग हुआ था। मेरा बिजनेस पार्टनर एक अच्छा खासा एक बड़ा अमीर आदमी था, जो अपने सारे के सारे जो बिजनेस है ओवरसीज में करता था। मतलब हमारा जो काम था वो ये था कि भाई पैसे तुमको कमाने हैं, मुझे सोसाइटी के लिए मैंने ये साइंस तैयार की है, तो एक काम करेंगे कि पैसे तुम कमा लेना ओवरसीज, लेकिन इंडिया में नहीं, और भारत में काम मैं करूंगा सोसाइटी के लिए। तो ये सोच करके हमने बिजनेस किया था। उस गौतम अडानी उसका खासा दोस्त था, तो मैंने उससे बोला कि मुझे पीएमओ जाना है यार, ये शायद इसको समझ में आ जाए प्राइम मिनिस्टर को। तो फिर उसने मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कराई, मैं मिला, मैंने समझाया, सारे आईएएस से मिला, उसके बाद फिर मैं स्मृति ईरानी से मिला, उसके अधिकारियों से मिला, फिर अपने पार्लियामेंट के मेंबर से मिला, फिर अपने एमएलए से,
फिर मैं अपने जिला पार्षद से, फिर ब्लॉक समिति, फिर सरपंच, फिर मेम्बरान, फिर स्कूल के मालिक, जो प्राइवेट स्कूल थे, फिर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल, फिर उनके टीचर, सबसे मिला मैं। और सबसे मिलने के बाद जो नतीजा निकला वो ये था कि जिसके बच्चे हैं ना, उसी को इस बात की परवाह नहीं है, तो आप काहे की टेंशन लेते हो डॉक्टर साहब, आप क्यों टेंशन लेते हो। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि जिसके बच्चे हैं ना, उसी को समझाना पड़ेगा। तो मैंने फिर अपनी पत्नी को बोला, मैं कहा पूनम यार ये भी छोड़ना पड़ेगा। बोली मतलब अभी तो नौकरी छोड़ के आए थे 4-5 साल पहले, अब नया दौरा पड़ गया आपको। मैं कहा देखो असल में चीजें खराब हो रही हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है कि खराब हो रही हैं, तो जब तक वो उनको ये पता नहीं चलेगा। अच्छा चक्कर क्या है कि उनके पास उन खराब हो रही चीजों के कारण और उसके सिस्टम को समझने का समय भी नहीं है और समझ भी नहीं है, क्योंकि स्कूल में भी रट्टा सिखाया जा रहा है और बाहर भी ये कहा जा रहा है दिमाग मत लगाओ, जो इतना कहा उतना करो। तो बंदा अपना दिमाग लगाने की पोजीशन में है ही नहीं। तो जिस आदमी को मालूम ही नहीं है, वो या तो अंधेरे में रखा जा रहा है, या वो नशे में रखा जा रहा है, या वो नॉलेज के बिना रखा जा रहा है। तो उसको समझाने की जिम्मेदारी या तो टीचर की है, वो भी नौकर बन गया है, या वकील की है, वो पैसा कमा रहा है, या जज की है, उसको जाने का अलाउड नहीं है, या किसी और कौन है जो समाज का तबका, पत्रकारों की है, वो सारे पूंजीपतियों के हैं, सारे के सारे जितने पत्रकारों के वो मीडिया के घराने हैं, सारे मोटे लोगों के हैं। तो वो नहीं क्या सिस्टम है, यानी कि मीडिया उनका है, राजनीति उनकी है, स्कूलिंग उनकी है, करिकुलम उनका है, सिस्टम उनका है, जुडिशरी उनकी है, पुलिस उनकी है, फौज उनकी है। तो जब सब कुछ उनका, बैंकिंग उनकी है, जब सब कुछ उनका है, तो वो हमें क्यों समझने देंगे। इसका मतलब वो जो आदमी गांव में परेशान है, दुखी है, उसके दुख का कारण जो ये पूरी व्यवस्था है, उसको समझाने उसका बेटा निकलेगा तो बात बनेगी, नहीं तो बाहर से कोई नहीं आएगा। ये सोच करके फिर मैंने 2016 में कि भाई ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये सारे कोड हैं समाज के ऊपर और इनको बंद कराना पड़ेगा। असल में निकला तो मैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कराने था, लेकिन इस लड़ाई को समझते समझते कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की जड़ों में देखा तो राजनीति वाले भी घुसे हुए हैं उसी के अंदर, उन्हीं के सेंटर में पार्टनरशिप है। फिर वो राजनीति वाले जो है वो कहाँ कहाँ घुसे हुए हैं, फिर वो देखा कि वो तो टोल में भी घुसे हैं, वो तो इंडस्ट्री में भी घुसे हैं, वो तो मंडी में भी घुसे हैं, वो तो सारा मतलब दारू वाले में भी घुसे हैं, वो तो नशे की तस्करी में भी घुसे हैं, वो तो पुलिस सिस्टम में भी एंट्री मार चुके हैं, वो तो फौज के अंदर सप्लाई जाती है उसमें भी यही काम करते हैं। वो तो मैं जब इसको समझने लगा कि सड़कों के निर्माण से लेकर, जंगलों के उजाड़ने से लेकर के, आदिवासियों के पलायन से लेकर और हमारे विस्थापन से लेकर, ये सारा का सारा तंत्र ये एक ही है, सारा खेल। तो फिर समझ में आता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ा गेम चल रहा है, भारत का आदमी ऐसा क्यों करेगा। तो उन्होंने देखा, मुझे समझ में आया कि यार असल में क्या है कि वो जब 1947 में देश छोड़कर गए थे ना, तो उनको ये समझ में आ गया था कि अभी गोरी चमड़ी वालों के काबू नहीं आएंगे, तो अब इनको लपेटने के लिए इन्हीं का आदमी मतलब किराए पर रखना पड़ेगा। जैसे आपका जो डीजीपी होगा वो पगड़ी वाला ही होगा, लेकिन वो असल में आपके लोगों को लठ मारने का काम करेगा। तो देखा पंजाब हाँ, मैं वही तो तभी मैंने पगड़ी वाला वो वर्ड बोला ना। अब हरियाणा की पगड़ी तो निकल गई, केपीएस की पगड़ी दाढ़ी, हाँ हजारों बंदे कत्ल करते। वही तो मतलब ये पूरा गेम समझ में आया कि अब जब मैंने देखा कि द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति बनाया गया, तब मैंने अपने फेसबुक पे लिखा था कि अब आदिवासियों की खैर नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी लेडी है ये कह करके अब वो तुम्हारे बीच आएगी और तुम्हारे सत्यानाश के बीज बो करके जाएगी, क्योंकि अब वो बड़ी पोजीशन पे बैठा दी गई है ना। तो उस पोजीशन पर बिठाने का पर्पस ही ये होता है। और जब इन चीजों की गहराई में जाने लगे तब आया ओ तेरे की, ये तो समझाया ही नहीं जा सकता जब तक इसके ऊपर बोलने वाले हजारों लोग ना हो। फिर वो तैयार करने चले, मतलब वो तो लंबी प्रोसेस थी, लेकिन अल्टीमेटली जो था ये समझ में आते आते चीजें आएंगी। ये मुझे क्लियर हो गया कि ये ना एक दिन का काम है और ना ये बरसों का काम है, ये तो ऐसा काम है जिसको चालू करके चालू ही रहना चाहिए। इस तरह का बीज बोने का काम करना पड़ेगा। तब मैं इस प्रोसेस में लगा था। डॉक्टर साहब ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਫੋਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ। अच्छा ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ की बात कर रहे थे मैं, सिलेबस किस तरह अपना मतलब कि तमिलनाडु में भी सिलेबस हुई, सिलेबस किस तरह खतरनाक है, न्याणे ਨੂੰ क्या बना रहा स्कूल। देखो इसमें मैं, क्योंकि मैं एजुकेशन में रहा हूं तो मैंने देखा है सिलेबस का काम क्या है।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ हाँ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਾ ਕਿ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ है मतलब इस बार पहला हाँ या ना भी तबाही कर रही क्या कर रही ये तबाही से भी आगे अगर कोई लाइन आती है ना, मतलब स्कूल खत्म कर देगा। देखो होता क्या है इसमें मंजित भाई, अगर तबाही हो जाए, मान लो ये बिल्डिंग गिर जाए, खराब हो जाए, इस जगह को दोबारा बनाया जा सकता है। बिल्कुल। ये शिक्षा तो आदमी को ऐसा बना देगी कि अगर आपने इसको सच मान लिया ना, तो आप तबाही से आगे का मतलब क्या है कि आप तो बर्बाद हो गए, फिर आप अपनी सेहत को भी करोगे, फिर आप अपने परमात्मा से भी कभी कनेक्ट नहीं होगे, आप अपने समाज से भी कनेक्ट नहीं होगे, आप अपने परिवार को भी तबाह करोगे, आखिर में आप नशे में भी जाओगे, और उससे अगली बात अपना डीएनए भी चेंज करके छोड़ोगे, और उससे अगली बात अगली पीढ़ियों को भी बर्बाद करोगे। मतलब ये तबाही का एटम बम जिसे हम कहें ना कि ये मल्टीप्लाई होगी, कि आप जितने लोगों के साथ जुड़े हैं ना आप सबको तबाह करोगे। ये ऐसा एजुकेशन सिस्टम है। अगर मैं आपको ये फिर तो बात हुई स्कूल नहीं कब्रिस्तान है सारे। कब्रिस्तान अभी मैं तो बड़ा खुश हुआ जब मुझे पता चला झारखंड के अंदर एक एनजीओ की मदद से, एनजीओ का जो मालिक था, जो उसमें मेंबर बनाया था, जिसको पैसा मिलता था, वो आदिवासी ही था। तो उन्होंने आदिवासियों के इलाके में स्कूल बना दिया। आदिवासियों का सरदार आया, बोला ये क्या बना दिया तुमने, जैसे होता है कि भाई बना रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, तो वो कोई आता के देखता नहीं था कि यहाँ पे एनजीओ चल रहा है, तो उन्होंने स्कूल बोला हमने यहाँ स्कूल बना दिया, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो गुलाम होंगे। सब हथौड़ा छेनी लेकर के लग गए, सारा स्कूल तबाह तोड़ दिया। बोले ये स्कूल नहीं चाहिए हमको। अगर कोई ऐसी चीज दिखा सकते हो जिसमें बीमार ही ना पड़े, हमें कोई ऐसी चीज सिखा सकते हो कि जीवन यापन कैसे करना है, हमें ऐसी चीज सिखा सकते हो कि पर्यावरण का, मिट्टी के कीड़ों का, हवा का, किसी का भी प्रदूषण ना हो, तो ठीक है। तुम जो सिखा रहे हो ये तो बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है, और हमारे बच्चों ने अगर ये सीख लिया तो वो गुलाम होंगे। मतलब मैं कहूं कि यार इतना विजडम उनका बचा हुआ था कि वो इस जाल में फंसे नहीं। अभी आप देखो, आपके पंजाब के अंदर आपके जो सिक्खी, जिसको मतलब हम लोग अपना ये कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह की जो संतानें हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल का सिलेबस पढ़ रही हैं। सुबह सुबह ओ गॉड लगी रहती है, वाहिगुरु कहना ही भूल गई, खुश हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, कमाल नहीं है। और क्या देखो ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹਮਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 50 ਸਾਲ ਲਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਕਹੇ ਕਰਾਂ ਵੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਹੈ। ये तो मतलब आप जाओगे ना, अभी वो एक 2016 में एक लड़की ने सुसाइड किया था कोटा में, कृति नाम है उसका, कृति त्यागी त्रिवेदी ऐसा कुछ नाम था, मतलब कृति आगे का था वो। मतलब लास्ट के नाम में थोड़ा डाउट है मुझे। तो उस लड़की का जो वो वायरल हो रहा है पेज आजकल, उसका चिट्ठी वायरल हो रही है, उसमें वो लड़की कहती है अपनी माँ के नाम चिट्ठी लिखती है, वो अपने मतलब सिस्टम के नाम चिट्ठी लिखती है। वो कहती है कि ये कोचिंग सेंटर बंद करा दो, ये कत्ल खाने हैं। असल में हम लोगों के ऊपर कितना दबाव है आप सोच नहीं सकते। मैं नफरत करती हूँ अपनी माँ से। मेरी माँ ने इतना मैनिपुलेट किया बचपन से मुझे, उसे पता था कि मुझे क्या पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है, मुझे लिटरेचर पसंद है, मुझे लैंग्वेज पसंद है, मुझे हिस्ट्री पसंद है। फिर भी उसने मुझे साइंस पसंद करने के लिए बोला। मैंने साइंस पसंद कर भी ली, फिर मैं एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना चाहती थी, फिर मैं ये पढ़ना चाहती थी, और उसके बाद उसने कहा नहीं ये नहीं पढ़ना, तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है। और अब मैं इतने प्रेशर में हूँ, मैं सिर्फ इसलिए सुसाइड कर रही हूँ ताकि मैं आपको संदेश दे सकूँ कि भाई एक तो मैं कर नहीं पाई जो आप चाहते थे, और दूसरा कम से कम मेरी 11वीं में पढ़ने वाली मेरी बहन है, उस बहन को मेरी माँ वो करने दे जो वो करना चाहती है, और अगली जनरेशन को हम वो करने दें। 2016 से लेके आज तक 8 साल हो गए, 9 साल। उस बेटी की चिट्ठी पर किसी का कोई रिएक्शन नहीं है। आप सोच सकते हैं हमको इस शिक्षा ने कैसा बना दिया है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि वो बेटी उस वक्त बता रही है क्या हाल है, और उससे हालात आज बड़े हैं, प्रेशर और बड़ा है। मोबाइल आपके बच्चों के हाथ में जा चुका है। आज आपका बच्चा इस शिक्षा व्यवस्था की वजह से हाजमा नहीं है उसका, खाने का आप उसका स्टाइल देख लोगे, उसको खाना भी नहीं आता है, उसको सोना भी नहीं आता है, उठ के क्या करना उसे ये भी नहीं पता है, लोगों से बात कैसे करनी है ये भी नहीं पता है, परिवार में कैसे रहना ये नहीं पता, समाज में कैसे रहना ये भी नहीं पता, उसको अपने जीवन यापन के लिए क्या करना है वो भी कोई आइडिया नहीं है।
उसको कोई चीज की समझ नहीं है, घर में कोई चीज टूट जाए वो रिपेयर करनी नहीं आती, खेत में अगर उसको अनाज बोना हो तो उसे नहीं पता कैसे बोना है, कैसे काटना है, कैसे उसकी रुखाल करनी है, घर में डंगर हो वो दूध नहीं निकाल सकता, माँ उसको कह रही है कुछ भी ये स्कूल जा रहे हाँ, हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा अंग्रेजी रहे हैं। बहुत आवाज अंग्रेजी का क्या? अंग्रेजी का जो गेम था ना, असल में क्या था मंजीत भाई, हमारे जो पुरखे थे वो उन्होंने देखा कि ये जो षड्यंत्र है ये सारे अंग्रेजी में लिखे हैं। जैसे जो आज हमारे समाज में हो रहा है ना, ये जॉर्ज ऑरवेल ने 1948 में अपनी एक किताब है, उसकी किताब का नाम है 1984, मतलब वो सिखों को तो याद भी दिलाएगी 84 की किताब का ही नाम 1984 है। उस किताब में वो ये कह रहे हैं कि हम लोग 1984 जो है ना, यानी कि साल 1984 तक वो ऐसा करने का प्लान कर रहे थे, जो अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में 2030 में करने का प्लान बन रहा है। वो जो दंगे हुए थे ना, वो कोई ऐसे नहीं थे कि वो कोई मतलब कोई जातीय या फिर सांप्रदायिक दंगे थे, ना 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 ना, वो सब कुछ तबाह करके रिकंस्ट्रक्ट करने का काम था, जो अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चल रहा है ना 2030 में, कि सब कुछ तबाह करके हम अपने हिसाब का बनाएंगे, वही तब चल रहा था। और वो जॉर्ज ऑरवेल ने कब बताया? 1948 में। 49 में उसकी किताब पब्लिश हुई, 49 में उसको मार दिया गया रहस्यमय तरीके से, उसकी मौत हो गई। फिर उसकी किताब डंप, उसको क्योंकि जब किताब का प्रचार करने वाला बंदा नहीं बचा तो किताब के बारे में किसी को पता नहीं चला। अब वो जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने लगा तब उसकी किताब सामने आती है, एनिमल फार्म एक तो, फिर एनिमल फार्म जैसे ही आती है तो फिर वो 1984 भी सामने आती है, फिर लोगों में चर्चा का विषय बनती है कि किताब के अंदर वो बता रहा है 1948 की बात कर रहा हूं। आपके यहाँ 70-75 साल पहले आपके पास टीवी कब आया पंजाब में? 80 या 85 के बाद आया ना, ठीक है। मैं क्योंकि जिस टाइम पे रामायण महाभारत आई है तभी आया, ठीक है, वो 85 में आई थी, 85-87 में टीवी आया। तो 1948 में वो कह रहा है शहर के चौराहे पर टेली स्क्रीन्स लगी हुई हैं। नहीं वो तो कह रहा है, हाँ 1948 में शहर के चौराहे पर टेली स्क्रीन्स लगी हुई हैं। कोई भी आदमी जब सरकार की खिलाफत करने चलता है तो सरकार को मालूम पड़ जाता है, यानी टोटल सर्वेलेंस जो फोन है और जो कैमरेज हैं वो बता रहा है। और जो आदमी सरकार के खिलाफ चलता है या तो उसको सरकार के साथ मिला लिया जाता है या उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और चौराहे पर जो तानाशाह है, वो जो स्क्रीन लगी हुई है, उन स्क्रीन से तानाशाह पूरे शहर को आदेश देता है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको ये बात 1948 में वो बोल रहा है, देयर इज समथिंग जो उसको मालूम है कि कोई ग्रुप है जो इस दिशा में काम कर रहा है। अब ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अब इसको सिक्खी वाले भी नहीं पढ़ पाएंगे, हम हरियाणा वाले भी नहीं पढ़ पाएंगे, तमिलनाडु वाले भी नहीं पढ़ पाएंगे। तब हमारे पुरखों ने सोच समझकर अंग्रेजी को एंट्री करने दी थी कि अंग्रेजी पढ़ेगा अगर बच्चा तो इनके षड्यंत्र समझ पाएगा। इसलिए नहीं था कि अंग्रेजी पढ़ेगा तो बाबू उनके जैसा बन जाएगा। असल में अंग्रेजी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत मिलनी चाहिए थी, दी भी थी हमारे बुजुर्गों ने, किया भी इसीलिए था कि गांव में रहकर बच्चा पढ़ेगा अपने स्कूल में, गांव के स्कूल में, और अंग्रेजी भी सीखेगा ताकि जब कभी अंग्रेजों के षड्यंत्र समझने की बारी आए तो समझ ले, लेकिन अपनी विरासत के साथ जुड़ा रहे। इसलिए पंजाबियों ने तो इस बात के ऊपर स्पेशल खास ध्यान रखा है, सिखों ने तो खास तौर पे, कि आपके पास अगर यहाँ नौकरी भी करनी होगी तो 10वीं तक पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए। वो पंजाबी से टूटे ना, वो पंजाब से टूटे ना और अपनी विरासत को भूले ना, उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा। साउथ के जो क्रांतिकारी जो प्रदेश है वहां पे भी यही ख्याल रखा। अब हरियाणा को अलग करने के पीछे यही खेल था कि हरियाणा भी जब तक पंजाब में शामिल रहेगा ये भी अपनी विरासत को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारी विरासत वही है, पगड़ी और धोती। वो मौसम के हिसाब से बस वो रंग का वो चीजें फर्क है, बाकी सब कुछ एक है। बाबा बंदा सिंह ने हाँ सोनीपत के लबे से शुरू कर हाँ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ हैं, ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਥਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ हैं, बिल्कुल, ਜਿੱਥੇ ਥਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੜਨੇ। बिल्कुल। सोनी ये हरियाणा का सारा गढ़ था, इन्होंने सारा फिर तोड़िया। बिल्कुल, तो ये हर वो प्रदेश तोड़ा इन्होंने जहां से लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहले इनकी एंट्री पश्चिमी बंगाल से हुई, वहां से मसाले ये लोग लेके जाते, साउथ से हुई, वहां से ये सारा का सारा मसाला सारे उत्पाद लेके जाते थे, सारा लूटा उन्होंने पूरे भारत को। उन्होंने कहा था तुम हमसे नशा ले लो, तुम हमसे चाय ले लो, तुम हमसे ये ले लो। उन्होंने कहा ना, हमको सिर्फ सोना चाहिए। हम गोल्ड में लेते होते थे। मेरे पास किताब है, गाड़ी में रखी है, मैं आपको बताऊं, उस किताब में लिखा हुआ है 2025 चल रहा है ना अभी, तो 2025 साल पहले यानी साल 1 में जब एडी चालू होता है, साल 1 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
साल 100 में भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, साल 500 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 1600 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सेकंड नंबर पे आता है चाइना, क्योंकि ये एशिया का क्षेत्र ही है जिसमें सारे मौसम, सारे मसाले, सारी औषधि, सारी खेती, वनस्पति, सोना, चांदी, सब कुछ है। महाराजा रणजीत सिंह ना के बारे में किताब पढ़ रहा था कि महाराजा रणजीत सिंह जो अरब गए यूरोप गए व्यापार करते थे, क्योंकि जब पंजाब का पैसा पड़ा था, हाँ, कहते पैसे नहीं मिलते थे, हाँ, सोना, गोल्ड ओनली, सोना दे। आज भी दुनिया की जब किसी देश की अर्थव्यवस्था डूबती है और उस देश की करेंसी खराब हो जाती है, तो दूसरे देश जब उससे ट्रेड करते हैं तो सोने में ही करते हैं। दुनिया में एकमात्र धातु ऐसी है जो स्टेबल है, ना तो वो झड़ती है, ना उसमें जंग लगता है, ना वो टूटती है, प्रेशर भी सहन कर सकती है, आग में जलती नहीं है, इतनी जल्दी पिघलती नहीं है क्योंकि उसका जो पिघलने का टेम्परेचर है वो भी बहुत हाई है। और सोने के अंदर सूर्य की ऊर्जा स्टोर होती है, तो वो पॉजिटिव ऊर्जा स्टोर रहती है अगर गोल्ड सही है, केमिकल से नहीं साफ किया गया। तो ये मालूम था हमारे बुजुर्गों को कि जिसके घर में गोल्ड रहेगा इसका मतलब सूर्य की ऊर्जा उसके घर में रहेगी, जिसका सूर्य मजबूत रहेगा वो आदमी मजबूत रहेगा। इसलिए वो इन कागज के टुकड़ों पे भरोसा नहीं करते थे, और ज्यादा वो तो साइंटिफिक थे, एक एक चीज साइंटिफिक थी उनकी। तो ये पूरे एजुकेशन सिस्टम ने बुजुर्गों को ही, जैसे अब बुजुर्ग कह देंगे एक किताब में क्या लिखा हुआ है, दादा बोलेगा मुझे तो नहीं पता, तो बच्चा क्या सोचेगा इसको कुछ पता ही नहीं है। तो वो धारणा बचपन में, हाँ अनपढ़ है भी, हाँ, तो बचपन से उस दादा के खिलाफ जहर भरने का काम वो किताब कर रही है जो अंग्रेजी की है। दादा ने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी थी, तो अल्टीमेटली दादा जैसे सुनते नहीं है बुजुर्गों की, बच्चा हमारा क्यों नहीं सुनता, क्योंकि जिस टाइम पर बुजुर्गों को से वो पूछने गए कि बताओ दादा इसमें क्या लिखा है, उस टाइम दादा ने बोला मुझे नहीं मालूम है। तो कुछ बार, कितनी ही बार उस दादा ने, उस माँ ने, उस पिता ने अपने बच्चे को यह बोला होगा मुझे नहीं पता तेरी किताब में क्या लिखा है, ये तो अंग्रेजी लिखी है। तो बच्चे के दिमाग में वैसे कुछ पता ही नहीं है, तो जिसको कुछ पता नहीं है मैं उसकी क्यों मानूं फिर। मतलब ये इतना बड़ा गेम है भाई साहब कि साइकोलॉजिकल वॉर है ये, मतलब इसको समझने का, इतनी गहराई में जा करके समझने का। वो तो मैं साइकोलॉजी पढ़ ली, मैंने साइंस पे काम कर लिया कि बच्चा कैसे सोचता है, फिर मैंने सोच लिया कि इस टाइप का आदमी कैसे सोचता है और इस टाइप का आदमी किस तरह के डायलॉग बोलता है। तो मैं सोचता हूँ इस तरह के डायलॉग का इस बच्चे पे क्या असर होगा, ओ तेरे की, ये तो बड़ा होकर के इसका मतलब इसको ही मतलब मार देगा बाप को ही, ये तो इसका मतलब बड़ा होकर के इसकी कभी भी नहीं सुनेगा, ये तो इसका मतलब इसका परिवार तो कभी स्टेबल रहेगा ही नहीं। तो फिर इसके दिमाग में ये बात कैसे आई, उसके दिमाग में कैसे आई। तो तब देख रहा हूँ कि टीवी में क्या चल रहा है, तब देख रहा हूँ कि आसपास में नेता क्या बोल रहा है, फिर देख रहा हूँ अभिनेता क्या बोल रहा है, फिर देख रहा हूँ खिलाड़ी क्या एडवर्टीजमेंट कर रहा है, फिर इनकी मैगजीन्स में क्या चल रहा है, फिर छोटे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, देख रहे हो ओ ये तो पूरा ही कनेक्शन एक तरह से जाल है जिससे निकलना बिना समझ के तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो आपको आपकी ऊन या आपका धागा उलझ जाए, अब आपको अगर सिरा पकड़ना ना आए और आपको एवं ही खोलने की कोशिश करते रहो, जाल में उलझे पड़े और आप एवं ही तड़प रहे हो, तो थोड़ी निकल पाओगे आप। तब आपको देखना पड़ेगा शांत दिमाग से कि धागा कहां कहां से क्या क्या सीन है, किसको पहले सॉल्व करूं, फिर किसको पहले सॉल्व करूं। इतनी समझ वाला व्यक्ति ही इस जाल को तोड़ पाएगा बेसिकली, अदरवाइज इस जाल को आप, मैं तो बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले जब बात कर रहा था कि 3.5 घंटे की तो वीडियो हमारी बन गई और अभी हमारा 6 घंटे के करीब का मैटर था। तो पूरे के पूरे मैटर को समझने के लिए आपके पास 8-10 घंटे होने चाहिए। 8-10 घंटे किसके पास है, वो कहते ना यार 10 मिनट में वीडियो खत्म करनी है। एक ना डॉक्टर साहब और बात भी है, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣਾ, मतलब वो तो सारा बेरादी करते हैं। नहीं, जेड़ा गुरुओं का फलसफा वो तो काटते हैं सारा। पढ़ाई तो ये कह रही है कि आपको सबसे आगे निकलना है, माँ बाप भी तो यही कह रहे हैं ना। दिक्कत ये है कि उस पढ़ाई का जो असर है उस पेरेंट के ऊपर भी इस तरह से हुआ पड़ा है कि वो पेरेंट खुद अपने बच्चे को कह रहा है खेती में कुछ नहीं रखा, तू तो पढ़ ले, मिट्टी में मिट्टी नहीं होना तो पढ़ ले, डंगर में डंगर नहीं होना तू पढ़ ले। अब वो पढ़ ले, पढ़ के बाबूजी बना दिया, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। और कमाल की बात यह है, मैं कल एक स्कूल में सेमिनार में था, तो मैं सेमिनार में था, मैंने कहा अच्छा बताओ, एक पोस्ट है जिसमें बच्चे की गारंटी है कि वो खुश रहेगा, तो कौन कौन चाहता है, उन सारे माँ बाप कौन कौन चाहते हैं अपने बच्चे के लिए उस पोस्ट को।
तो सबने हाथ खड़ा कर दिया कि हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। मैंने कहा अब पंगा यह है कि एक ही पोस्ट है, अब बताओ कौन कौन चाहता है, तब भी सारे चाहते हैं। तो मैंने कहा अब आप सारे के सारे वो पोस्ट चाहते हो अपने बच्चे के लिए, लेकिन उसकी गारंटी ये है कि वो एक ही बच्चे को मिलेगी। तो अब यदि आप चाहते हो आपका बच्चा वहां आए या उस पोस्ट को मतलब उस पोस्ट पे बैठे, उस चेयर पे बैठे या उस काम को करे, तो वो नौकरी या वो पोजीशन उसको मिले, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि बाकी सबके बच्चे ना हो। यानी मेरे बच्चे की सफलता बाकी सबकी असफलता में छुपी है। यही सबसे बड़ा मतलब लूप होल है इस एजुकेशन का। और जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे पुरखे हैं, वो हमको बता रहे हैं एक भी आदमी तुमने समाज का अगर छोड़ दिया ना, वही नाव में हुई छेद की तरह काम करेगा। जैसे नाव में सारी नाव कितनी बड़ी अप टू डेट हो, हल्का सा छेद उसे डुबोने के लिए काफी है। तो वो जो एक व्यक्ति जो आपने छोड़ा है ना, वो छेद है समाज की उस नाव में बेसिकली। और ये हमारे पुरखे समझा के गए कि सबको लेना है भाई, सबको। देखो ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਫਲਸਫਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਚੇ ਦੇ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਮੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। मेरे मुंडे नंबर आ गई, मेरे मुंडे 100 रुपए आ गया, यार क्या करी जा रहा था मेरा मुंडा फर्स्ट आया। मैं यार कमाल है, होर के मुंडे भी है, होर की कुड़ियां है। देखो आपका मुंडा आपकी कुड़ी फर्स्ट तब आएगी जब बाकी सबके पीछे रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और अगर कितनी बड़ी ठगी है। और आपके वाले छोड़ दो, मान लो जिस दिन मैं अपने वाले को कहूँ बेटा देख मेहनत कर, मंजीत के बच्चा कैसे फर्स्ट आ गया यार, उसको कुछ ज्यादा पढ़ता नहीं है, तू तेरा बाप ज्यादा पढ़ा लिखा है यार, तुम बेइज्जती करा दी मेरी। अब मेरे वाला बच्चा जब जाएगा, तो मेरे वाला बच्चा अगर फॉलो फर्स्ट आ जाएगा, तो फिर मंजीत वाले को नीचे आना पड़ेगा उस जगह से। तो ये कौन सा तरीका है? डॉक्टर साहब, ये तो मतलब कि एक जंग कर रहे हैं, जंग करा रहे हैं। ऑब्वियसली हम एक दूसरे के मतलब को एग्जिस्टेंस में सहभागी नहीं बचे हैं, हम समाज में इकट्ठे रहने वाले लोग नहीं बचे हैं, बल्कि एक दूसरे से आगे दौड़ने वाले। तुमसे बड़ी कार, तुमसे बड़ा घर, तुमसे बड़ा फ्लैट इस सोसाइटी में मेरा, तुम्हारा इस सोसाइटी में, तुम इतने लाख वाला, तुम इतने करोड़ वाला, तुम इस ब्रांड के कपड़े पहनते हो, तुम इस ब्रांड के जूते पहनते हो, तुम इस ब्रांड का फोन रखते हो, तुम इस ब्रांड के, पागल हो गया। मतलब ये 24 घंटे जिंदगी छोड़ करके ब्रांड के पीछे दौड़ना चालू कर दिया है। ये इस एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। इसे डॉक्टर साहब ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਾਈ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ की बात करा है नहीं, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਲੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇ ਵਾਲੀ बोतल लिया दे। कले मॉडल नहीं, आटा जाए गारा जा मिलाओ दुकान पर। मैं यार हमें टोबे में गारा पट गए, ट्रैक्टर बना के दोपहर में चलाई गए, लगे क्या बकवास बाजी है। तो बाप लेने वाला कि जो बच्चे का कंपटीशन है वो उस स्कूल में क्या टीचर ने टीचर पेरेंट्स मीटिंग का हो रही है। जब टीचर पेरेंट मीटिंग में आप कभी गए? आपके बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल में? सरकारी स्कूल में गया उत्थे भी करन लग गए। उत्थे मैं गया ते मैं तेन हासी वाली बात सुनावां। सरकारी स्कूल में पढ़े मेरी कुड़ी 6वीं 7वीं की बात है, 6वीं ते वो मैं गया ते तुहानूं तो मैनूं थोड़ा जिहा पढ़ने करके पता लग गया थारे वर्गे सज्जन अगर बैठे रहा भी ये सब बकवास है। वो कह रहा कहता जी आओ जी दस्तखत करना आए, तो बंदा आए हाँ जी हिसाब नहीं आता, कोई अंग्रेजी नहीं आती है नहीं, जी मैडम दस रहे सारे मेरी बारी आई, कहते जी थोड़ी कुड़ी ना फर्स्ट आई है। मुझे तो पता नहीं क्या बात आई है, कहते दस्तखत कर दे, मैं करते। मैं तो गया जी, मैं जी मैं थानू एक बात कहनी है। उन्होंने कहा भी कोई बात करेगा जी पढ़ाई पूरी। मैं कह जी मैं कुड़ियां का स्कूल था बहुत कुड़ी पढ़ा। मैं कहा जी थारे स्कूल के विच कितना बड़ा स्कूल है, कितने दरख्त है? वो हैरान हो गई क्या कह रहे हैं? हाँ जी दरख्त है। मैं कहा जी देखो काटुआ चढ़ी नहीं दरख्तां पर, काटो गालड़ा गलैरी करी कहनी हाँ जी। वो हैरान हो गई क्या कही यार। मैं कहा जी न्याणे बैठे पागल हो रहे हैं, इन्होंने थमें दराए करो भजाए करो, इन्होंने दरख्तां पर चढ़ाए करो, इन्हें ताकत आएगी। ये सलाबा सारा दिन कमरे में सियाड़े का मौसम है। वो हैरान हो गई भी क्या करे। बाद में नियाणे बहुत हंसे, कहते भी इसका बापू है तो स्कूल में जी मसला हो रहा है। समझने वाले लोग जो आपने अभी बोला ना कि वो सारा दिन बैठे रहते हैं,
कितनी बड़ी बात कही आपने। मतलब मैं आपको ये इसलिए मैंने इस पॉइंट को आपके वाले को उठाया कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में आप मैंने ना मैं बच्चे बात का- बोल रहे थे, हाँ। मेरी कुड़ी ने बात कहा तू ना जाएगा, मेरे को सारे न्याणे हंस रहे थे, अरे। कहने इसका बापू पता नहीं उसको ना गुड़िया को जिसके हम जैसे जो माँ बाप होते हैं ना, मैं बताऊं अब अपने जैसे सोच वाले लोग, उनको अपने बच्चों को इकट्ठे मिला के एक दूसरे से और ऐसी ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो वो उनके बीच में ऑड फील करने लग जाएंगे। नहीं तो वो उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करेंगे। कारण क्या है, मैं तो जैसे अपने जैसे सुरेंद्र भाई हैं और दूसरे साथी हैं, मैं सबके बच्चों को मिलवाता रहता हूँ ताकि वो ये देखें कि खाली तेरा ही बाप इतना पागल नहीं है, बाकी सब और भी है, मतलब ऐसे वजह तो फिर वो उस बात को उसका एंजॉय करने लग जाते कि असल में हम सही हैं, असल में हमारे माँ बाप सही सोच रहे थे, उनके माँ बापों को नहीं मालूम। कोई मानसिक बीमारी हो सका होगा, भी क्या हो गया, हाँ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, बिल्कुल बिल्कुल ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਸੀਬੀਐਸਈ ਆਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਆਈਸੀਐਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਸਿਲੇਬਸ क्या चीज है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, किस तरह बनाया उन्होंने सिलेबस? हाँ मैं बताता हूँ कैसे बनाया। देखो कोई भी आदमी जब जिंदगी का जो रस है उसको तब आएगा जब उसकी जिंदगी का कोई मकसद होता है, जब उसे ये हो कि मुझे ये करना है, वो मकसद को हल करने कि मैं ये मकसद मतलब अचीव कर सकता हूं, ये बात उसमें तब आएगी जब उसे अपने ऊपर भरोसा होगा। अपने ऊपर भरोसा उसे तब होगा जब उसको अपने इतिहास में कुछ ऐसा दिखता हो जो कुछ शौर्य वाला हो, जिसमें असल में कुछ प्राउड फील करने जैसा हो। फिर वो दूसरी बात, फिर उसे कोई जो चीज करवा रहे हैं वो करने लायक भी लगे और मैं कर सकता हूं अपनी कैपेसिटी पर, उसको यकीन भी हो जाए। अब सबसे पहले सिलेबस में वो आपको पढ़ाते हैं कि तुम तो गुलाम थे, तुम तो 300 साल गुलाम थे, ठीक। अब पता लग गया भाई इसके बाप दादा तो गुलाम थे। फिर वो बताएंगे कि तुम तो गरीब थे, तुम्हारे यहाँ तो अकाल पड़ा था, तब जाके हरित क्रांति आई थी, हाँ तब जाके हमने तुमको रोटी जो है ना अमेरिका से नए बीज आए और उन्होंने तुमको फर्टिलाइजर्स दिए कंपनियों ने, तब जाके बहुत अभी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लेकर आई, पंजाब लेकर, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, वो आपको पढ़ा दिया। उन्होंने कहा वो तेरे की हम तो यार अमेरिका के या इन कंपनियों के मतलब रहमो करम पर ही जिंदा है, उनके दिल में आएगी ये बात। फिर उनको सिखाया गया कि अभी क्रांतिकारी तो निकाल ही दिए सिलेबस में से, जिन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करी, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, जिन्होंने अंग्रेजों की वकालत की या जासूसी, हमारे लोगों की जासूसी की, उन लोगों का अब आजकल तो उन्हीं का टाइम चल रहा है, आजकल तो इतिहास में वही पढ़ाया जा रहा है, मतलब वही कह रहा हूँ, तो उनका इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो अब क्या होगा, एक बच्चा जो बेचारा जिसकी माँ बोली पंजाबी है, हरियाणवी है, तमिल है, तेलुगु है या कुछ और मराठी है, उसको अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है जेंटलमैन, कि जेंटलमैन कौन है। मंजीत अगर पूरे समाज की बात सोच रहा है या देवेंद्र अगर सबके बारे में सोच रहा है और वो अगर कुर्ता पजामा पहन के अपना धोती पहन के या पगड़ी बांध के जा रहा है, वो जेंटलमैन नहीं है। अगर वो क्लीन शेव है, बिल्कुल बाल सेट हैं और कोट पैंट पहन के निकलता है तो वो जेंटलमैन। वो किताब बता रही है कि ऐसे वाला आदमी जो है वो जेंटलमैन है और ये वाला आदमी जेंटलमैन नहीं है। मतलब उस अगर फोटो दिखा दोगे उसको, एक फोटो में उसका पिता होगा और एक फोटो में कोई तड़ी पार हो और उसने कोट पैंट पहन रखा हो तड़ी पार ने, और पिता ने अपना पुश्तैनी जो भी काम करता है वैसी ड्रेस पहन रखी हो, भाई साहब बच्चा आज का कभी भी अपने पिता को जेंटलमैन नहीं कहेगा, चाहे वो कितना ही तगड़ा जेंटलमैन हो, चाहे वो पूरे समाज की भलाई का कितना ही काम करता हो, लेकिन जेंटलमैन तड़ी पार ही है उसकी नजरों से। तो बेसिकली जब 2.5 साल के अंदर आपको प्ले स्कूल के नाम पर आपके बच्चे को बुला लिया जाएगा और वहां पर उसको बैठना सिखा दिया जाएगा। अभी मैं आपको 15 दिन पहले की खबर आई है, अखबार में खबर ढूंढना आप, वो कहते हैं बच्चों में एक नई बीमारी आई है, उसका नाम है चंचलता। अच्छा हाँ, मतलब मैं हैरान हो गया, अखबार में हेडिंग है कि चंचलता की बीमारी से बच्चे माँ बाप बहुत परेशान हैं, वो साइकोलॉजिस्ट से जाकर मिल रहे हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट उनको बता रहे हैं कि ये वाली दवाई खिलाओ। हम उस दवाई को देख रहे हैं, उत्तरे की ये तो सेडेटिव है, ये तो आदमी को नशे में रखता है, यानी कि अब वो बच्चा वो दवाई खिला लेगा तो अब स्कूल में जाके बैठ जाएगा, यानी उसका दौड़ना स्कूल वालों के लिए परेशानी का विषय है। अब
बच्चे का, मैं आपको ये आपके बच्चों के भविष्य बता रहा हूं कि स्कूल वालों का सिलेबस ये कह रहा है कि अगर बच्चा दौड़ रहा है ना, 3 साल का बच्चा 5 साल का, तो वो बीमार है। यानी ठीक कौन सा है? जो चुपचाप जाके बैठ जाएगा, चुपचाप सुनता रहेगा, उसको कुछ समझ नहीं आता क्योंकि सामने मैडम अंग्रेजी में बोल रही है, कुछ भी, क्योंकि आपको कोई भी चीज समझ में आएगी, मां बोली में समझ आएगी। भाई जी, आप पंजाबी में बोलोगे, आपसे कोई पंजाबी में बात करेगा ना, आप जुड़ोगे उससे। मैं हरियाणी में कोई बात करेगा ना, दूर बैठा अमेरिका बैठा हरियाणी दूर से सुन ले, हाय हाय, दिल खुश हो जाएगा कि ये अपना वतन का आदमी मिल गया। तो अगर सामने जो पढ़ाने वाला आदमी है, अगर वो बच्चे की मां बोली में नहीं बोल रहा है, तो वो जुड़ेगा ही नहीं। तो अब वो पहले नंबर पर टीचर से नहीं जुड़ा, दूसरे नंबर पर वो सिलेबस से नहीं जुड़ा, तीसरे नंबर पर वो अपने आप से तो जुड़ा है ही नहीं, और चौथे नंबर पर क्योंकि उसकी मम्मी कह रही है बेटा सिलेबस अंग्रेजी में, तो घर में भी अंग्रेजी बोला कर, तो अब वो घर में भी नहीं जुड़ा। यानी ये सिलेबस योजनाबद्ध तरीके से आपके बच्चे को उसके अपने आप से भी काटने के लिए बनाया गया है। अब आप सोच लो कितना गेम प्लान करके, कितने बड़े दिमाग उन्होंने किराए पर लिए होंगे, तब जाकर के आपके बच्चों को इतना बर्बाद करने वाला एजुकेशन सिस्टम दे पाए होंगे। वो ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਣੇ ਹੀ ਖੋਲੋ। एग्जैक्टली, बस ਬੰਦਿਆਣੇ ਖੋਲੋ, आपे हार गए। बस 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 ये यानी इससे अगली कोई लाइन नहीं है, क्योंकि बच्चों से उनका इतिहास छीन लो। अब आपको महाराजा रणजीत सिंह नहीं पढ़ाएंगे। महाराजा रणजीत सिंह 12 साल की उम्र के ਵਿੱਚ जंग के ਵਿੱਚ कमांड करी। कवर नौरियाल सिंह ने 13 साल की उम्र के ਵਿੱਚ जंग के ਵਿੱਚ पूरे 13 साल वाले जॉनी जॉनी यस पापा वो क्या कर रहे हैं? नड़ियां पूछ रहे हैं, जॉनी जॉनी यस पापा। अब ये बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन में इसे कहूंगा अपने समाज के लिए। असल में एक चीज और भी हो गया डॉक्टर साहब, हरेक बंदा ਜਿਹੜਾ ਵੀ यूनिवर्सिटी में सैमिनार हो रहे, ਕਾਲਜਾਂ में हो रहे, स्कूलों में हो रहे, वो दस रहे हैं कि ये ਜਿਹੜੀ एजुकेशन है ये बहुत बड़ी चीज है। एजुकेशन बिना बंदा मिट्टी है। सारा दिन ऐलान हो रहा है भी एजुकेशन एजुकेटेड दी है। ये लाइन तो बिल्कुल सही है उनकी। देखो इस लाइन में तो मैं उनके साथ हूं। नहीं ये एजुकेशन कह रहे हैं, ये नहीं, ये इसको नहीं कहते वो। आप ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से, वो इस वाली को नहीं कहते, वो कहते हैं शिक्षा। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा आदमी के उत्थान के लिए बड़ी जरूरी है। शिक्षा जो है ये करती है, शिक्षा आदमी को मानव बनाती है, ये बिल्कुल सही है। अगर वो ये नहीं बताते कि जो ये वाली है ये शिक्षा नहीं है, ये षड्यंत्र है। यानी जो आज आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना, ये शिक्षा नहीं है, ये षड्यंत्र है। असल शिक्षा वो होती है, शिक्षा का मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि, या मेरे से पूछे कोई, आपसे तो पूछे तो आप बताओगे अपनी समझ से, मैं अपनी समझ से जो बताऊंगा, मुझसे अगर कोई पूछेगा कि शिक्षा क्या है, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि शिक्षा असल में एक ऐसा हथियार है जो हमने अपने बच्चे को देना है, जो उसको इतना नरम बना दे कि वो हर किसी मतलब हर किसी की भावना को समझने की बात करे और संवेदना उसके अंदर इतनी ज्यादा हो, उसे वो इतना कठोर बना दे कि वो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में लड़ सके। शिक्षा ऐसी है कि वो उसके अंदर के परमात्मा को मिलने का उसको रास्ता बता दे, वो उसको अपने आप को समझने का मौका दे दे, और उसके अंदर जो बेस्ट रखा है वो सोसाइटी के लिए देने के लिए उसको तैयार कर दे। शिक्षा वो है जो बच्चे को तैयार करे कि वो अपने आप को भी ग्रो करे, अपने परिवार का भी पालन पोषण करे, और अपने समाज में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट भी करे। वो समाज के अपराध को खत्म करने में अपना योगदान दे, वो समाज के अंदर बेहतरी के लिए योगदान दे। ऐसा बच्चा तैयार करना जो कभी भी कोई भी समस्या आ जाए तो वो समस्या का समाधान बनने की दिशा में काम करे, वो शिक्षा है जो उसको उसके लिए तैयार करे। वो शिक्षा थोड़ी नहीं जो खुद ही प्रॉब्लम हो। तो उन्हें लगा भी जितने भी सरकारी प्राइवेट स्कूल है सब वही काम, इको काम कर रहे हैं, दोनों कोई किसी भी है नहीं कुछ भी। सिलेबस जो आपने शुरू में लाइन बोली थी ना, ये सिलेबस ये है कि मछुआरे के बच्चे को भी अंग्रेजी में वही कहानी जोनी जोनी पढ़ाई जाएगी, और किसान के बच्चे को भी यही पढ़ाई जा रही है, पहाड़ वाले को भी यही पढ़ाई जा रही है, रेगिस्तान वाले को भी यही पढ़ाई जा रही है, गोवा वाले को भी यही पढ़ाया जा रहा है, मुंबई वाले को भी यही पढ़ाया जा रहा है, पंजाब वाले को भी यही पढ़ाया जा रहा है, हरियाणा वाले को भी, हिमाचल वाले को भी। तो आपके बच्चे की जरूरत अलग, आपका माहौल अलग, आपका डीएनए अलग। आपका डीएनए मतलब मेरा, आप जब मैं आपका करूं तो मेरा भी, मतलब कहने का मतलब है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये जो एरिया है, जो पूरा पंजाब हुआ करता था जिसको हम पंजाब कहते हैं, ये पंजाब जो पहले बना रखा था ना हमारे पुरखों ने, बहुत सोच समझ कर बना रखा था
जिस जगह पर इस तरह की मिट्टी, इस तरह का खाना, इस तरह का पानी होगा, उस आदमी का डीएनए इस तरह का होगा और वो डीएनए आदमी को लड़ने के लिए तैयार करेगा। तो आदमी का डीएनए लड़ने के लिए है, या हमारा डीएनए लड़ने के लिए है, इसलिए आर्मी में हमारा ही आदमी है। देख लो राजस्थान जो इधर हरियाणा के साथ लगता है वही राजस्थान का आदमी है। मतलब अगर राजस्थान का आदमी अगर आर्मी में है तो इसी एरिया का आदमी है वहां पर। वो अगले जैसलमेर का आदमी आर्मी में बहुत कम मिलेगा। अर्थात जब कोई मुसीबत आती है तब हम लोग सबसे आगे आते हैं। गुजरात का थोड़ी आर्मी, गुजरात का आदमी आर्मी में नहीं मिलेगा जी, कभी भी नहीं मिलेगा। गुजरात के बारे में तो ये कहा जाता है कि जब श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेके जा रहा था और जैसे ही गुजरात की उस मिट्टी पर पैर रखा, पैर रखते ही अपने माँ बाप को बोला बहुत दिन हो गए कमाते हुए, अब इसका कुछ पैसा चाहिए मेरे को कुछ बदल। मतलब ये यानी एक गुजरात का तो ये है कि वो तो अपने माँ बाप की सेवा के बदले भी बिना पैसे बात नहीं करेंगे, ऐसा उनके बारे में ऐसा बोल देगा कोई, मतलब अगर कोई व्यंग में बोलेगा। लेकिन जो हमारा आदमी है, अब इसको हम अपने व्यंग में क्या कहते हैं कि यार इनको तो लड़ना है। जैसे अपनी एक पुरानी अब का जो मुख्यमंत्री है, इसकी एक पुरानी एक कैसेट आती है, उसमें आता है कि कल तो तनु संता जट कुट के गया, बणिए को बोल रहे, बणिए को, बणिए की बीवी बोल रही है, बोला देखा है मैंने तेरा गुच्छा, कह रहे तो कल तो संता जट तेन कुट के, बोला जट्टा जा के जट से बड़ी लड़ाई करनू है। ठीक है, तो वो काम है, हम तो बड़ी लड़ाई करनू है। अगर हम दुश्मन से नहीं लड़ेंगे, हम कहाँ बैठे हैं, देखो आप सरहद पे बैठे हैं कि जहां से आक्रांता जो आए थे वो इसी रास्ते आए थे, तो लड़ने का काम हम सरहद पे ही बैठे हैं। तो हमारा डीएनए लड़ने का है और उनको इस बात का पता है। वो ये कह रहे हैं कि इनको बाहर मत लड़ने दो दुश्मन से, तो ये अपने आप लड़के मर जाएंगे आपस में। तो इस बात को इस किसान बिरादरी को समझना पड़ेगा कि अगर आपका काम लड़ने का है, बस आप ये समझ लो कि आप लड़ किससे रहे हो। इसलिए चौधरी छोटू राम ने कहा था कि दुश्मन को पहचान लो। बोलना सीख लो का मतलब ये था कि किसके सामने क्या बोलना है, किसकी बात को समझ के क्या बोलना है, ये सीख लो और दुश्मन को पहचान लो। नहीं, दुश्मन को नहीं पहचानोगे तो अपने ही लोगों से लड़ते रहोगे। ये वो बहुत पहले समझा कर गए हैं हमको। तो ये मिट्टी के अंदर जो डीएनए हमको दिया है, वैसी शिक्षा हमारी होनी चाहिए थी, वैसा करिकुलम होना चाहिए था कि उस एरिया की जो जरूरत है हमारे को, हमारे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। अगर मैं पंजाब हरियाणा की बात करूं, हमें वो दसो हां भी केड़ी शिक्षा अपन अपने वास्ते है। हाँ, मैं वही कि भाई हमारे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए कि भाई देखो दुश्मन आए तो उससे कैसे लड़ना है, दुश्मन की क्या क्या वो होती हैं, मतलब चालें क्या क्या होती हैं, उन चालों को कैसे आपको निरस्त करना है। फिर आपको जमीन से जो फसल उगानी है वो कैसे उगानी है, आपको पशुधन किस तरह से मेंटेन करके रखना है, आपको अपने खेत और मिट्टी की उपजाऊ और पानी की स्वच्छता को किस तरह बरकरार रखना है। इन्होंने देखो सबसे पहले हरित क्रांति के नाम पे पंजाब और हरियाणा को तो बर्बाद किया। मतलब गेम देखो आप, 66 में हरियाणा पंजाब अलग होता है और 70 में हरित क्रांति लाई जाती है 4 साल बाद, ताकि इनकी ताकत आधी आधी हो जाए। ये आपस में इधर लड़ा दिए चंडीगढ़ के नाम पे उसी टाइम पे। मतलब हमेशा क्या होगा, ऐसा मुद्दा डाल देंगे कि हम उस पर लड़ते रहेंगे और पीछे से वो कुछ करते रहेंगे। जैसे किसान कानून जब बने, इधर तो लॉकडाउन लगा दिया और उधर खेती के 3 कानून पास कर दिए। हम लड़ रहे, हम टीवी पे दिखाया जा रहा है कि कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, और असली जो कोरोना था इस हरियाणा पंजाब को तोड़ने वाला, वो कुछ और ही था। मतलब हमेशा से ये होता आएगा। इस षड्यंत्र को समझने के लिए आपको आपकी मतलब 10 दिशाओं में, कहने का मतलब चारों तरफ आपकी आंख कान नाक इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि भाई एक स्टेप बोले, एक बयान दे तो समझ जाना चाहिए कि इस बयान का मतलब ये है भाई। इस बयान का आर्थिक पक्ष ये रहेगा, आर्थिक पहलू ये रहेगा, सामाजिक पहलू ये रहेगा, राजनीतिक पहलू ये रहेगा, शिक्षा में इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा, स्टेज पर ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा, राजनीति में इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। इतनी जगह पर चर्चा कौन करता है? तो हमारी शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जो हमें हर किसी को समझने का ज्ञान हमारे बच्चों को दे दे, और खास तौर पे लड़ना ना भूले हमारे बच्चे। इसलिए हमारे खेल क्या थे जिसमें ताकत बढ़ती हो, जोर आजमाइश होती हो, कबड्डी हुई, कुश्ती हुई, मिट्टी वाले खेल की मिट्टी से दूर ना रह पाए। आजकल वो क्रिकेट पकड़ा दी, हॉकी पकड़ा दी, खो तो हमारा ही खेल है। डॉक्टर साहब वैसे ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰੇ ਉਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਪਾਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ
ਵੀ ਹਾਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਵੀ ਭਾਗੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਭਾਗੀ, ਚਿੜੀ ਜਨੌਰਾਂ ਵੀ ਭਾਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਹਾਸੀ ਵਾਲਾ ਚੰਗੇੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦਾ ਬੀਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲੀ ਪਾਲੀਆਂ ਵੀ ਭਾਗੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਭਾਗੀ, ਚਿੜੀ ਜਨੌਰਾਂ ਵੀ ਭਾਗੀ, ਲੋਹਾਰਾਂ ਵੀ ਭਾਗੀ, ਤਰਖਾਣਾ ਵੀ ਭਾਗੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਮਾਰਕ ਕਹਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ जा रहा, कहे बंदे ने कोई नहीं छड्या ਉਹਨੇ। देखिए मैं आपको बताऊं, जो आपने यूनिवर्सिटी की कॉलेज की बात करी और जो इस किसान की बात करी, कितना गजब का स्ट्रक्चर था हमारा कि किसान ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए तो मंगना नहीं, ठीक है। सब ले। लोहार ने भी अपने लिए कुछ नहीं करा, कुम्हार ने भी अपने लिए कुछ नहीं करा। तो कितना कमाल था। अच्छा, उससे भी बड़ी बात देखो आप, ज्वाइंट फैमिली होती थी, पिता अपने बच्चों को छोड़ के सारे भाइयों के बच्चों को गोदी उठाता था। यानी कि वो स्ट्रक्चर जो सामाजिक स्ट्रक्चर था ये ताया, हाँ, मतलब जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि 4 भाई हैं। मतलब मेरी मदर ने मुझे एक दिन बताया कि तेरे पिताजी तो तुझे गोदी भी नहीं उठाते थे। मैं कहा मुझे नहीं उठाते थे या कोई से को नहीं उठाते थे? बोले कोई से को नहीं उठाते थे। मैंने कहा बाकी बच्चों को भी नहीं उठाते थे? बोला ना, बाकियों को तो उठाते थे। तो बाकी सबके बच्चों को गोदी उठाते थे, मेरे वालों को नहीं उठाते थे, आपके वालों को नहीं उठाते थे। मतलब तो आपके वालों को कौन उठाता था? कहते बाकी सब उठाते थे। तो मेरे को क्या कितना गजब का कॉन्सेप्ट था, और उन्होंने उसको शर्म के साथ जोड़ दिया कि ये तो मतलब पिता जो ना शर्म के मारे नहीं उठाता था। इसी तरह से मैं यूनिवर्सिटी की बात आपको बता रहा था। आपके सामने ये आंकड़े रेयर ही कभी किसी ने रखे होंगे, ना कोई रखेगा। अब तो शायद रख भी दे आने वाले टाइम में। हमें हमारे देश में हर साल की जो पैदावार है वो कम से कम 2 करोड़ तो रह ही जाती है जो पढ़ने लायक बचती है। यानी कि हर साल प्राइमरी स्कूलों में पूरे भारत में लगभग 2 करोड़ बच्चा दाखिल होता है। कितना बच्चा 12वीं करता है अंदाजा है आपको? नहीं, 12वीं करता है करीब 50 लाख बच्चा। 2 करोड़ से 50 लाख पे 12वीं तक आ गया। यानी कुछ बच्चे प्राइमरी के बाद नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे सीनियर सेकेंडरी के बाद नहीं पढ़ते। अच्छा, ओके, 50 लाख में से कितने बच्चों को ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलता होगा? कितनी सीट है ग्रेजुएशन की? अगर कोई पूछे, नॉट मोर देन 4 लाख। यानी 50 लाख बच्चे ने 12वीं पास किया तो ग्रेजुएशन में सीट ही 4 लाख है। अच्छा, सीट ही 4 लाख है टोटल। मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीबीएस, नीट सब मिला के टोटल 4 लाख सीट है। इसका मतलब आपने वहीं पे कंपटीशन रैट रेस चालू कर दी कि इन 4 लाख के ऊपर ठप्पा लगेगा सक्सेसफुल का, और इन 46 लाख पे लगेगा फेलियर का। ठीक। अच्छा, पहले तो वो 2 करोड़ जो थे उनमें से 1.5 लाख पे पहले लग चुका है। जब तक वो 12वीं तक आए, 18 साल के हुए, तब तक 1.5 लाख पे लग चुका है फेलियर का। फिर बाकी के 50 लाख में से 46 लाख पे लग गया 12वीं पास होते ही। और अब कमाल की बात यह कि जो 4 लाख का एडमिशन हुआ है उसमें भी हर माँ बाप ये कह रहा है कि थोड़े से नंबर और आ जाते तो इस कॉलेज में हो जाता। हर माँ बाप, कमाल की बात यह है, सिर्फ एक जो पहला रैंक जिसका आया है ना, वो अपनी मर्जी से अपनी ट्रेड ले रहा है। उस ट्रेड में भी मतलब वो पहले 100-200 लोग हैं जो पूरे इंडिया के अंदर जो एग्जाम में पास हो रहे हैं, वो अपनी मर्जी का कॉलेज और अपनी मर्जी की ट्रेड सिलेक्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा पूरे भारत के हर बच्चे को ये फीलिंग दी जा रही है कि तुम थोड़ा और पढ़ लेते ना तो ये हो जाता, तुम्हारा वहां हो जाता। अच्छा, 4 लाख बच्चा ग्रेजुएशन में दाखिल हो गया, चलो एमबीबीएस में नहीं हुआ, आयुर्वेद में हो गया, आयुर्वेद में नहीं हुआ, बीडीएस में हो गया, उसमें नहीं हुआ, फार्मेसी में ले लिया, मेडिकल में जाना था, मतलब उनको पैसे काटने थे, मतलब फार्मा कंपनियों का दलाल बनना था। इंजीनियरिंग में भी प्राइवेट कंपनियों का दलाल बनना होता है, तो उसमें भी हो गए। फिर बीएससी बीए में हो गए, जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज में उसका एडमिशन हो गया। अब नेक्स्ट 4 लाख बच्चा ने बीए कर लिया, एमएससी मतलब मास्टर्स की जो टोटल सीट है पूरे इंडिया के अंदर वो 40,000 है। अच्छा वो 4 लाख तो 40 रह गई। तो अब आप जितना मर्जी पढ़ लो, 40,000 से ऊपर आपका मास्टर्स में एडमिशन नहीं होना। यानी अब आपको उस 4 लाख में से 3,60,000 पे अब ठप्पा लग गया कि तुम फेलियर हो, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि तुम पढ़े नहीं थे। मास्टर्स जब 40,000 बच्चा कर लेता है तो पीएचडी की टोटल सीट 4,000 है, 3 से 4,000, तो यानी कि 4,000 बच्चा वहां तक पहुंचेगा। 2 करोड़ से चले थे और 4,000 तक ही ऑप्शन है आपके पास।
अब आप आ जाओ यूपीएससी के एग्जाम की बात कर ले। हर बच्चा ये सोचता है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करूं, तो अगले पिछले सारे बच्चे अपियर होते हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं 2024 का, 1060 या 1000 के करीब कुछ सीटें थी टोटल, फॉर्म आए थे टोटल 15 लाख। ठीक है, अगर हम इसका प्रतिशत निकालते हैं 1060 डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बनता है 0.06। ठीक है, अर्थात 99.94% बच्चों पे लेबल लगेगा फेलियर का। ये है एजुकेशन सिस्टम जो आपका है, गारंटीड स्टैंप लगेगी फेलियर की, गारंटीड। यानी इस एजुकेशन सिस्टम में आपके बच्चे को हमेशा यह फील होता रहेगा, काश मैं थोड़ा और कर लेता। जितने यहां बैठे हैं सबको भी ऐसा ही फील हुआ है जिंदगी में, और बाकी सबको भी ऐसा ही फील होता है कि काश मैं ये कर लेता। तो अब आप सोच लीजिए कि जो एजुकेशन सिस्टम समाज के हर बच्चे को यह कह रहा है कि जो तुमने किया है वो काफी नहीं है, जहां तुम पैदा हुए हो वो काफी नहीं है, जो तुम्हें मिला है वो काफी नहीं है, तो वो कैसे गुरु की वाणी को फॉलो कर लेगा? वो कैसे अपने अंतरात्मा से जुड़ पाएगा, और कैसे वो परमात्मा से जुड़ पाएगा, कैसे वो समाज के लिए कर पाएगा? क्योंकि उसको फीलिंग ही नहीं कि मैं किसी लायक हूं। इसलिए संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन और संपूर्ण एजुकेशन सिस्टम का परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इसमें लगे हैं। हम हर गांव में, जो भी गांव तैयार होता है, हम उस गांव के लिए उन यूथ को तैयार करते हैं। एजुकेशन की हम हमारा एक ट्रेनिंग बनाई है, जिसकी बदौलत हम किसी भी बच्चे को ये पहचान सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर ये दिमाग दिया है परमात्मा ने, ये इस तरह के काम करने के लिए बना है। आप हमारे से वो ट्रेनिंग जो है घर बैठे कर सकते हो, कैसे करनी, क्या करनी, उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं नंबर दे देता हूँ 9518170000। इस नंबर पे मैसेज करके वो ट्रेनिंग आप ले सकते हो। क्या बता दूं? लिंक जो भी है, हाँ, वो लिंक का नंबर है। इस नंबर पे मैसेज करोगे, अपना परिचय दोगे कि मैं फलाने जगह से बोल रहा हूँ और हमें अपने गाँव के लिए ये एजुकेशन सिस्टम चाहिए जिसमें हर बच्चे को रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम। देखो, हम इसको, अगर आपको बचाना है इससे अपने बच्चों को, तो जो आपने शब्द बोला था वो शब्द आपको अपने डिक्शनरी से काटना पड़ेगा। सबसे पहले सरकारी, वो सरकारी स्कूल नहीं है। जाकर अपने पुरखों से पूछोगे तो पता चलेगा वो पिंडाड़ा स्कूल है। वो जमीन गांव की है, उस गांव के लोगों ने अपनी जमीनों में से हिस्सा दे देकर वो स्कूल बनाया था। गांव के लोगों ने दान देकर उस पर बिल्डिंग खड़ी करी थी। गांव के लोग ही वहां पर पढ़ाने का काम करते थे। गांव के लोगों ने अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाया था। वो गांव का स्कूल है। उसको बाद में सरकार ने टीचर्स भेज, अपने नौकर भेज के बर्बाद करने के लिए ये खेल चालू किया था। जिस दिन गांव के लोग सरकारी स्कूल की जगह उसका नाम बदल के गांव का स्कूल रख देंगे, उस दिन गांव के लिए बच्चे पढ़ाए जाएंगे। और उस दिन ना तो आपके बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, ना आपके बच्चे को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अपने गांव के पास सब कुछ है जो उस बच्चे को दे सकता है, सब कुछ। आप कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई दुकान ऐसी देख लो जो जमीन से ना निकलती हो। कपड़ा इंडस्ट्री जमीन से निकलती है, जूता इंडस्ट्री जमीन से निकलती है, फूड इंडस्ट्री उस से निकलती है, सोना इंडस्ट्री, कोयला इंडस्ट्री, जितनी इंडस्ट्री है सारी जमीन से निकलती है। इसलिए कोई भी इंडस्ट्री जमीन से बाहर नहीं है। तभी मैं ये कहता हूं, जमीन को बेचने की गलती कभी मत करो। जमीन ही है जो आपको जिंदगी भर खिला सकती है, जमीन ही है जो आपकी अगली पुश्तों को भी खिला सकती है। अगर आपके पास जमीन है तो सब कुछ है, वरना कोई भी चीज बिना जमीन के उग ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। तो अपनी जड़ों को अगर बचाना है तो जमीन को बचाना पड़ेगा। ये एकमात्र तरीका है, और उसका यही तरीका है कि गांव में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको गांव की संस्था बनाने की दिशा में काम चालू कर दो कि अब ये सरकार की नहीं, अब ये हमारी है। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बातें दसियां थाने। मैं भी डॉक्टर साहब ने जो दसिया नंबर, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਾ। ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਹ भी है वेबसाइट तो नहीं बनी? जो चैनल का नाम क्या है? निडर इंडिया। NIDER। हाँ, निडर इंडिया। निडर की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च। डॉक्टर साहब का चैनल भी यूट्यूब पर ਇਹਨਾਂ का हमें ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ जुड़ सका। सो ਸਿੱਖਿਆ की आड़ के ਵਿੱਚ बहुत बड़ी ठगी है ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਵੇਰੀਏ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਕੇ ਬਾਲਾ ਕੱਕਰ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 2.5 ਸਾਲ ਕੇ ਲੱਦਦੇ ਆ ਉਸਮਾ ਇੱਕ ਬਸ ਜੀ ਮਾ
फिर रोड़े खड़का जितना खड़कते जावे 9 बजे स्कूल लगा वो लाइन 7 बजे वो लाइन अधूरी रह गई। 2.5 साल का बच्चा चला गया था जब स्कूल में, उसको भी बैठना सिखा रहे हैं, फिर आगे बैठना सिखा रहे हैं, फिर अगली क्लास में बैठना सिखा रहे हैं, फिर कॉलेज में भी बैठना सिखा रहे हैं, और वो ऐसी एजुकेशन बना देते हैं कि वो नौकरी भी बैठने वाली चाहते हैं फिर। इसलिए वो बैठाया जाता है। मानसिकता ही मतलब कि पूरा ही बदल दिया, पूरा ब्रेन ऐसे करके पूरी प्लानिंग के साथ। ऐसा और भी बात है, चाहे कोई 40 किले जमीन है, हाँ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, 1 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ है, ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ है, मैं इस तरह भी यार बड़ा जुल्म है। तो वो मेरी लाइन आपने सुनी नहीं शुरू में, आप अगले बंदे को अपने काम और अपने इतिहास पर गर्व करना छुड़वा दो, वो जिंदगी से ही परेशान हो जाएगा। आप कुछ गर्व करने लायक, अब खेती कितना बड़ा काम है, ये उससे छीना जा रहा है जानबूझकर, और अब तो भिखारी बनाया जा रहा है 500 रुपया किले का दे करके, जो सम्मान निधि के नाम पर। ये तो सारे फेंकने ही पड़ेंगे सारे रुपए तो। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, वो चंगेड़े कटना मर जा मैं। थैंक यू।